वेलकम गाइस। आज मैं अपनी जो वीडियो लेके आई हूँ, अपनी इस वीडियो में हम जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि अभी सीए के एग्जाम्स भी आने वाले हैं और सीएस के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो हम अपनी क्लासेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो जीएसटी होगा। और जीएसटी के साथ साथ में कुछ कस्टम एक्ट के भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब हम इस सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद हम डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अच्छा, मेन कंसेप्ट तो मैंने आप लोगों को क्लियर कराया हुआ है क्लास में। यहाँ हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ है, आईसीएसआई की वेबसाइट से प्रैक्टिस मैनुअल मैंने डाउनलोड किया है। आप लोगों ने भी डाउनलोड किया कर लेना। आप लोग यदि आप लोग नहीं कर पाओ तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को मेल कर दूंगी या आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगी मॉड्यूल। तो हम इसी मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे। तो मेन होता है क्या बेटा, जैसे सीएस के एग्जाम्स में सीएस के जो एग्जाम्स हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, तो उनके लिए तो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं। जबकि सीए इंटरमीडिएट के यहाँ पर जो आएंगे वो प्रोसीजर टाइप के आएंगे, वहाँ पर आप लोगों को प्रोविजन भी लिखना होगा। ठीक है। तो मेन यहाँ मैंने वैसे तो आईसीएसई की वेबसाइट से ये मॉड्यूल डाउनलोड किया है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है प्रोसीजरल टाइप के हैं कि यहाँ पर प्रोविजंस वगैरह भी लिखा है, लेकिन क्योंकि आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बेस पर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो यहाँ आपको सिर्फ टिक करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हमें फटाफट क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में। ठीक है। टाइम हमारे पास 3 आवर का होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हमारी स्पीड भी सही हो और क्वेश्चन भी हमारा गलत ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मैंने ये प्रैक्टिस मॉड्यूल का डाउनलोड किया है, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे पेज नंबर 18 आप लोग ओपन कर लेना। ठीक है। तो यहाँ आज की क्लास में हम टाइम ऑफ सप्लाई, वैसे तो ये कंसेप्ट है टाइम वैल्यू प्लेस का है। और मेन थोड़ा कंसेप्ट तो मैंने वैसे क्लासेस में क्लियर कराया है, यहाँ मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही हम करेंगे। ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के हम क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वैल्यू या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो देखो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहता है, वी लिमिटेड है, उसने सप्लाइड के है गुड्स टू एस लिमिटेड। The terms of contract stipulated that goods are delivered through the factory of S Limited. अब वो गुड्स डिलीवर हो गई एस लिमिटेड को। गुड्स वर रिमूव फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ वी लिमिटेड ऑन September 9, 2020। ये हमारी है कि रिमूवल की डेट है, यानी जिस डेट को यहाँ पर वी लिमिटेड ने रिमूव किया अपनी फैक्ट्री से गुड्स, एंड वर डिलीवर टू द फैक्ट्री ऑफ एस लिमिटेड ऑन 15 September 2020। लेकिन एस लिमिटेड को गुड्स रिसीव हुए 15 September 2020 में। नाउ द इनवॉइस और द इशूड, अब इनवॉइस इशू हुआ है यहाँ पे 18 September 2020 में। ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह दिए हैं। पेमेंट वाज क्रेडिट टू वी लिमिटेड अकाउंट। पेमेंट जो वी लिमिटेड को मिली यहाँ पर 20 अक्टूबर को की डेट को मिली। हाउएवर द एंट्री वाज मेड इन द बुक्स, जबकि जो वी लिमिटेड है उसके बुक्स में जो एंट्री हुई यहाँ पर कब हुई है, 19 September 2020। अब यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई बतानी है आप लोगों को। देखो बेटा, यहाँ जीएसटी के केस में क्या होता है, बहुत सारी डेट्स होती है। एक तो क्या होता है, हमारी सप्लाई की डेट होती है, आप लोगों को मालूम है जिस दिन हम सप्लाई करें कोई भी गुड्स। ठीक है। एक होती है हमारी इनवॉइस, यानी किस दिन हमने इनवॉइस इशू की है। एक मैंने आपको क्लास दी थी तो मैंने आपको बताया था कि अंडर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग, यानी किस दिन हमारी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। कई बार होता है कि एक डेट फिक्स होती है कि उस दिन तक हमारी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, लेकिन कई बार सप्लायर उसके बाद में या उसके पहले भी इनवॉइस इशू करते हैं। तो हमें वो वाली डेट भी फाइंड आउट करनी है अंडर सेक्शन 31। अच्छा, दूसरे एक और डेट होती है यहाँ पर पेमेंट की, यानी जिस दिन भी कस्टमर से सप्लायर को, यानी रेसिपिएंट से सप्लायर को पेमेंट रिसीव हो रही है। ठीक है। अच्छा, पेमेंट के केस में भी हमें यहाँ पे देखना होता है कि किस दिन उसके बैंक में अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या फिर किस दिन उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुई है ना। तो वहाँ पे भी हमें ये चीजें देखनी होती है। वहाँ मैंने आपको डिटेल में क्लास में बताया था। अच्छा, मेन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, इससे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दिए ही हैं, तो जब भी कोई क्वेश्चन आए इस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स को मेमोराइज करो। फिर वहां पर देखो कि ये वाला जो क्वेश्चन है टाइम ऑफ सप्लाई से है। फिर आप देखो कि इस पर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, यानी सेक्शन 12 होगा कि सेक्शन 13। वहां मैंने आपको बताया कि जब भी गुड्स का केस होता है बेटा, है ना, गुड्स के केस पे हमारा हमेशा सेक्शन कौन सा होता है, 12 एप्लीकेबल होता है सीजीएसटी एक्ट का। और सर्विस के केस में हमारा सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 13, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा।
गुड्स का केस है, यानी वी लिमिटेड एस्टिमेट को गुड्स सप्लाई कर रही हो, दैट मीन्स कि सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे देखो कि ये कौन सा चार्ज होगा ना, फॉरवर्ड चार्ज में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। अब इसका प्रोविजन देखो, मैंने नोट में भी आपको लिखा है, बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को मेमोराइज है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में वहां मैंने लिखा है कि दो डेट्स लिखवाई है, एक तो डेट लिखवाई मैंने इनवॉइस की डेट लिखवाई है बेटा, और दूसरी मैंने डेट लिखवाई है अंडर सेक्शन 31, जिस दिन इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, ठीक है। इनवॉइस शुड बी इशूड, यानी दो डेट शुड बी इशूड। और सेक्शन 31 में यहाँ किस दिन हमारी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, मैंने आपको बताया था, जब भी कोई सप्लायर कोई गुड्स डिलीवर करता है, जब भी सेंड करता है किसी भी रेसिपिएंट को, तो वो गुड्स कई बार ऐसी होती है कि जहाँ उन गुड्स का मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट वाले केस में मैंने आपको बताया था, जब भी गुड्स मूव हो रही हैं, तो जिस दिन भी वो रिमूव हुई है सप्लायर की फैक्ट्री से, उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, सेक्शन 31 ये कहता है। लेकिन कई बार गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ क्या होता है कि टाइटल ट्रांसफर होता है, तो उस वाले केस में डिलीवरी वाला केस मैंने बताया था, जिस दिन भी वो गुड्स रेसिपिएंट को डिलीवर हुई है, तो उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे सेक्शन 31 की भी डेट आ गई, ठीक है। अब यहाँ इस क्वेश्चन के बेस पर हम यहाँ पे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से देखेंगे, यानी हमारी दो डेट हो गई, एक तो इनवॉइस की और दूसरा अंडर सेक्शन 31 कितने क्या क्या, यानी जिस दिन गुड्स रिमूव हुई है उस दिन या उससे पहले हमारी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे दो डेट देखो, ठीक है, इनवॉइस या फिर जिस दिन गुड्स हमारी रिमूव हुई है। तो अब यहाँ पर इनवॉइस की डेट देखो, तो इनवॉइस हमारी इनवॉइस किस दिन इशू हुई है, देखो गुड्स तो रिमूव किस दिन हुई है यहाँ पर 9 सितंबर, तो यानी अंडर सेक्शन 31 हमारी जो इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए वो कब हो जानी चाहिए, 9 सितंबर को। लेकिन इनवॉइस जब कब इशू हुई है, 18 सितंबर को लिखा है ना, इनवॉइस वाज इशूड, इनवॉइस किस दिन हुई है, 18 सितंबर को। तो इन दोनों डेट में से हम क्या लेंगे, अर्लियर डेट लेंगे, इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो गया। अब अर्लियर की यदि मैं बात करूँ तो 9 सितंबर डेट है, ठीक है, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, 9 सितंबर, ठीक है। तो इतना सब लिखने की जरूरत है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, फटाफट निकालो 9 सितंबर, उस पर टिक करो, बात खत्म, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहता है, मिसिज ए है, उन्होंने सोल्ड की गुड्स टू मिस्टर बी को गुड्स कुछ गुड्स सोल्ड की, जो उसकी बात थी 1 लाख के। द इनवॉइस वाज इशूड ऑन जनवरी, यहाँ हमारी जो इनवॉइस की डेट है ये जनवरी 2020 है, ये मेरी इनवॉइस डेट है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दिया। द पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31 जनवरी, जो पेमेंट रिसीव हुई है वो 31 जनवरी को रिसीव हुई है। यहाँ पे कह रहा है कि जो पेमेंट रिसीव हुई है वो 31 जनवरी को रिसीव हुई है, ठीक है, 31 जनवरी को। गुड्स वर सप्लाइड ऑन 20 जनवरी 2020, गुड्स जो सप्लाई हुई वो 20 जनवरी 2020 को हुई है, ठीक है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, अब तुम्हें निकालना है यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, यानी पेमेंट किस दिन हुई है यहाँ पे 31 जनवरी 2020 में। अब देखो गुड्स का केस है यहाँ पे, है ना बेटा, ये गुड्स का केस है, तो गुड्स के केस में यहाँ पे हमारा सेक्शन 12 चलेगा, तो उसी के हिसाब से देखो इन्होंने गुड्स की इनवॉइस वाज इशूड ऑन 15th जनवरी और द पेमेंट वाज रिसीव ऑन इतने डेट को, गुड्स वाज सप्लाइड ऑन इतने, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो वही चीज अपनाओ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें दो डेट निकालनी है, एक तो इनवॉइस की डेट, ठीक है, जिस भी डेट को सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है, या फिर दूसरी वो डेट अंडर सेक्शन 31 जिस दिन भी सप्लायर को इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए थी, वो वाली डेट। अब इनवॉइस किस दिन इशू कर देनी चाहिए थी, जिस दिन भी उन्होंने गुड्स रिमूव की है, वही वाली तो डेट आएगी यहाँ पर, जिस दिन भी गुड्स वो रिमूव हुई है, सप्लाई हुई है, वो वाली डेट। अब किस दिन सप्लाई हुई है यहाँ पे 20 जनवरी को, तो हमारी एक डेट आ गई यहाँ पे 20 जनवरी, ठीक है। अब इनवॉइस किस दिन हमारी इशू हुई है, यहाँ पे आई है 15 जनवरी, ये दो डेट आ गई यहाँ पे हमारी, ठीक है, 15 जनवरी और 20 जनवरी। अब इनमें से अर्लीस्ट डेट देखो, इनमें से अर्लीस्ट डेट कौन सी है, 15 जनवरी, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा वो कौन सा होगा, 15 जनवरी 2020, ठीक है। पेमेंट का मामला मैंने बताया था कि गुड्स के केस में यदि किसी को भी सप्लायर को एडवांस में पेमेंट मिलती है तो वो हमारा एडवांस पेमेंट है, वो हमारा टैक्सेबल नहीं होता अंडर जीएसटी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कि एन है, एन प्रोवाइड सर्विसेज वर्थ 20,000 टू मिसेस एम,
ठीक है। ये एन है जो सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे सर्विस का केस है बेटा, ये सर्विस का केस है, गुड्स का केस नहीं है। यानी सर्विस के केस में मैंने आपको बताया सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, गुड्स के केस में 12 एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे जो वैल्यू है इस कितनी, 20,000 ऑन, अब कौन सी डेट है यहाँ पे, जनवरी 2020 जनवरी 2020 को वो सर्विस दे रहा है। सर्विस की डेट हमारे यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं सर्विस की डेट, ये बने। इनवॉइस वाज इशूड, अब जो इनवॉइस इशू हुई है हमारा सर्विस, अच्छा इनवॉइस जो इशू हुई थी हमारी 20 जनवरी को इशू हुई है। तो सप्लाई जहां सर्विस का केस है, ठीक है। पेमेंट फॉर द सेम आज रिसीव ऑन, पेमेंट ये हमारी पेमेंट रिसीव हुई है 1 फरवरी को। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है सर्विस के केस में। तो बेटा सेक्शन 13 लगेगा। अब फॉरवर्ड चार्ज का है तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, ठीक है, इसको हम कंसीडर करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कहता है प्रोविजन, देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम देखेंगे जब भी हमने सप्लाई की है सर्विस के, क्या हमने इनवॉइस विद इन 30 डेज इशू की है। विद इन 30 डेज यदि हमने इनवॉइस इशू की है, ठीक है, क्या इनवॉइस इशू की है, तो कौन सी डेट हमारी, एक तो हमारी इनवॉइस की डेट या फिर पेमेंट की डेट, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारी क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा। यही बताया था मैंने सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में, जब भी कोई सप्लायर सर्विस देता है रेसिपिएंट को, जब भी उसने सर्विस दी है, अब सर्विस के विद इन 30 डेज यदि उसने इनवॉइस इशू की है, तो फिर उस वाले केस में हम क्या देखेंगे, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पर यदि देखें तो सर्विस कौन सी डेट को दी है, 1 जनवरी को, और इनवॉइस किस दिन इशू हुई है, 20 जनवरी को। तो इनवॉइस सर्विस के विद इन 30 डेज, यानी 1 जनवरी से यदि हम 30 डेज लगाएं तो 30 जनवरी आती है, 30 जनवरी से पहले पहले हमारी इनवॉइस इशू हो चुकी है, विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू हो चुकी है। तो अब क्योंकि विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू हो चुकी है, तो यहाँ पर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये दो डेट हम फाइंड आउट करेंगे। इनवॉइस की डेट कौन सी हमारी 20 जनवरी, ये हमारी होगी 20 जनवरी, और ये हमारी पेमेंट हमारी कब है यहाँ पे 1 फरवरी, ठीक है। अब इन दोनों में से अर्लियर डेट ले लो, इन दोनों में से अर्लियर डेट कौन सी होगी, 20 जनवरी। तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 20 जनवरी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करो, इसी पे टिक करो, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमारा यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई होगी 20 जनवरी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, देखो एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखो मेजर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, अंडरटुक सर्विस ऑफ ए डायरेक्टर, उसने एक डायरेक्टर की सर्विस ली, मिस्टर टी कोई डायरेक्टर थे, सर्विस ली। अब उस सर्विस की वर्थ कितनी थी, ₹50,000 ऑन जनवरी 2020। अब यहाँ पे देखो जब भी डायरेक्टर से सर्विस ली जाती है वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्विस ली है, यहाँ पे देखो सर्विस कौन दे रहा है, डायरेक्टर सर्विस दे रहा है, किसको, कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सर्विस दे रहा है, और उस सर्विस के बदले में कंसिडरेशन ले रहा है 50,000 की। तो यहाँ पर सर्विस देने वाला डायरेक्टर है, सर्विस लेने वाला कंपनी है, तो रिवर्स चार्ज में डायरेक्टर जब भी सर्विस देता है अपनी कोई भी, उसके बदले में सर्विस के बदले में कोई फी पेमेंट लेगा, तो कंपनी विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। रिवर्स चार्ज में कंपनी की लायबिलिटी बनेगी जीएसटी डिपॉजिट करने की। अब कंपनी के नजरिए से देखेंगे, अच्छा रिवर्स चार्ज के केस में मैंने आपको बताया सेक्शन कौन सा लगेगा, 13 सबसेक्शन 3, यही मैंने आपको बताया था, है ना। अब यहाँ उस वाले केस में यहाँ हमारा जो प्रोविजन यहाँ पे क्या कहता है, हम दो डेट देखेंगे, दो डेट कौन सी, एक तो पेमेंट वाली डेट, पेमेंट यानी किस दिन पेमेंट हुई है, ठीक है, वो वाली डेट, या फिर एक तो ये वाली डेट हो गई हमारी, दूसरी डेट कौन सी, जिस दिन भी, ठीक है, जिस दिन भी हमारे यहाँ पर इनवॉइस इशू हुई है, देखो जिस दिन भी हमारी इनवॉइस इशू हुई है उस डेट में 60 डेज प्लस करो और +1 एक डेट और निकाल, 1 और प्लस करो, यानी इनवॉइस डेट से 61st डे, इनवॉइस डेट में 60 डेज प्लस करो, 1 डे और प्लस करो, तो ये वाला जो डे आएगा, ठीक है, वो वाली डेट निकालो। अब इनवॉइस हमारी यहाँ पे किस दिन इशू किया है, इनवॉइस हमारी हुई है 1 फरवरी को इशू किया है। अब उसमें 60 डेज और प्लस करो, 1 डे और प्लस करो, तो 60 डेज, अब यहाँ पे 2020 है,
तो वो निकाल लेना तुम पूरे कि लीप ईयर है या नहीं। तो जब हम इसमें 1 फरवरी में मैंने 60 और +1 और डे प्लस किए, तो यहाँ पे एक मेरी डेट आ गई यहाँ पे अप्रैल 20, ठीक है, 2 अप्रैल। तो मेरी जो डेट आई है वो आई है मेरी 2 अप्रैल 2020, ये वाली डेट आई है, ठीक है। देखो करके देख लेते हैं हम कैसे। 1 फरवरी की डेट है। अब फरवरी के यदि मैं उसमें लगाऊं 2020 में, यहाँ में हमारा लीप ईयर है, यानी 1 फरवरी के मंथ में यहाँ पे 29 डेज होंगे, है ना। ये फरवरी के मंथ में 2020 में 29 डेज होंगे। तो 1 फरवरी को जब इनवॉइस इशू हुई है, तो 1 फरवरी के बाद में 29 फरवरी तक कितने डेज हुए फरवरी के मंथ में? हमारे जो फरवरी के मंथ में डेज आते हैं वो 28 डेज आए, क्योंकि 1 फरवरी के बाद में लगाओ, 2 फरवरी से 29 डेज तक 28 डेज हो गए। फिर उसके बाद मार्च के महीने के मंथ के लगाओ, कितने हो गए यहाँ पे? 31 हो गए, है ना। तो टोटल यदि मैं देखती हूँ तो अभी तो पूरे मेरे 61 नहीं हुए, क्योंकि मुझे 60 + 1 करने डेज उसमें। तो यदि मैं इसमें और टोटल करती हूँ तो मुझे कितने 8 और 1 9, 3 और 2 5, यानी अभी मुझे 2 डेज और प्लस करने हैं। तो 2 डेज और, अब यानी 2 डेज में किसके प्लस करूंगी? अप्रैल के मंथ के हो गए ना यहाँ पे टोटल, यानी मेरी 2 अप्रैल की डेट आ गई। जब मैं 1 फरवरी में 61 डेज और प्लस करी तो मेरी 2 अप्रैल की डेट आ गई। तो अब मैं ये देखूंगी पेमेंट वाली मेरी मुझे डेट देखनी है। यहाँ पेमेंट जो हुई है, यहाँ पर पेमेंट हुई है 1 मई को, ठीक है। तो 1 मई मेरी एक ये वाली डेट आ गई, 1 मई की डेट, और एक मेरी है 2 अप्रैल की डेट। अब इन दोनों डेट में से जो भी मेरी अर्लियर डेट होगी, अर्लियर डेट, अब अर्लियर डेट मेरी कौन सी है इन दोनों डेट में से? यदि मैं कंपेयर करूं तो 2 अप्रैल है ना, तो 2 अप्रैल की डेट होगी। तो इस तरीके से मेरा जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा यहाँ बेटा, इस वाले केस में मेरी कौन सी होगी? 2 अप्रैल, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना है। अच्छा, ये अभी मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा आपको। बाकी तो मैंने कंसेप्ट आपको लोगों को क्लास में कराया है। यहाँ हम आज की क्लास में मैंने जैसे आपको बताया कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, है ना। अच्छा, यदि किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।